सब्सक्राइब कीजिए कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबको श्री राम मंदिर शिलान्यास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि प्रॉक्सी, इकोनॉमिक और साइबर वॉरफेयर कितने कैपेबल हैं और कैसे अलग अलग ग्रुप्स इसका उपयोग करते हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिप्लोमेटिक वॉरफेयर के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि युद्ध राजनीति का बस एक एक्सटेंशन होता है। युद्ध में जीत और हार राजनीतिक जीत हार का फैसला करती है। आज के युद्ध के दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, दुश्मन पर इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस बनाना, और दूसरा, नेगोशिएशन टेबल पर दुश्मन को एक वीकर पोजीशन से लेके आना। ऐसे में दुश्मन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता है और हमारी डोमिनेंस उस पर बढ़ जाती है। अगर आपको पहला एपिसोड याद हो तो उसमें मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात की थी। उस समय यूएस एक वीक पोजीशन से नेगोशिएशन टेबल पर आया, इसलिए यूएसएसआर सिर्फ क्यूबा से वापस गया, जबकि यूएस ने क्यूबा पर कभी अटैक न करने की एग्रीमेंट पर भी साइन किया और इटली और तुर्की से अपने मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को भी वापस लिया। एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान एक वीकर पोजीशन से नेगोशिएशन टेबल पर आया, क्योंकि उसके 93,000 POWs यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर भारत के पास थे। हिस्टोरिक शिमला एग्रीमेंट तब साइन हुआ जिसमें भारत पर से यूएन की तलवार पूरी तरह से हट गई। कश्मीर दो, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि 93,000 POWs का एडवांटेज यूज़ करते हुए उस समय की गवर्नमेंट बेहतर नेगोशिएट कर सकती थी, बट नेवरदलेस एग्जाम्पल के तौर पे सही है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, कश्मीर पर यूएन रेजोल्यूशन थी, पर डेमोग्राफिक्स चूँकि भारत के खिलाफ थे तो इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लमेटिक होता। इसलिए शिमला एग्रीमेंट में इस कश्मीर के इशू को बायलैटरली सॉल्व करने का एग्रीमेंट हुआ। साथ ही ये वादा किया गया कि किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो यूएन ही क्यों ना हो। अब ये तो हो गई युद्ध के बाद के नेगोशिएशंस की बात, पर डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में ऐसे भी नेगोशिएशंस होते हैं जो बिना किसी युद्ध के अनसर्टेनिटी के भी किए जाते हैं। अक्सर गवर्नमेंट आपस में MOU साइन करती हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भी एक नेगोशिएशन का ही रिजल्ट होता है। दोनों देशों को इसमें अपना अपना फ़ायदा होता है और मिडिल ग्राउंड देख के यहाँ एग्रीमेंट की जाती हैं। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आपके फ़ायदे से ज़्यादा ये एग्रीमेंट आपके दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए की जाती हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम में NATO USSR को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान मिल के क्वाड बना रहे हैं ताकि चाइनीज़ हेजेमनी को काउंटर किया जा सके। G7 ग्रुप के देश अपने साथ भारत, साउथ कोरिया और जापान को मिला के D10 ग्रुप बना रहे हैं ताकि चाइना को 5G बिज़नेस से बाहर रखा जा सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के समय में युद्ध केवल दो देशों के बीच में बहुत कम होता है। ऐसे सिचुएशन में कई और देशों की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। UN, OIC, G7, G20, SCO, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन एट्सेट्रा जैसे इंटरनेशनल ग्रुप्स के कारण आपस में कई ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसका फ़ायदा देश एक दूसरे के खिलाफ उठाते हैं। जैसे आप सब ने सुना ही होगा कि कैसे चीन ने भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री को बाधित कर रखा है, और UN में भी भारत में टेरर अक्यूज्ड जैसे हाफिज़ सईद और मसूद अजहर पर वीटो कर देता है। पर डिप्लोमेटिक वॉर्स यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं, यहाँ शुरू होती हैं। सामने सिर्फ 20% काम होते हैं, बाकी के 80% काम देशों के बायलैटरल रिलेशंस में होते हैं। हर देश अपने डिप्लोमेट्स को भेजता ही है ना, तो डिप्लोमेट्स तो अपना काम करते हैं, पर यहाँ बात आती है एक इंटरेस्टिंग टर्म, लॉबिंग। आसान भाषा में लॉबिंग मतलब पैरवी करना। मान लीजिए कि आप एक पावरफुल और रिच पर्सनालिटी हैं जो पार्लियामेंटेरियंस या MLAs को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा डिसीजन करवा सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो। अब आप एक हैं, आप जैसे कुछ और इन्फ्लुएंसर्स मिल गए और एक कॉमन आउटकम के लिए काम करें तो उसे कहते हैं लॉबी। अब ऐसी लॉबीज़ के बारे में आपने US के केस में बहुत सुना होगा। कोई लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई वीक। जैसे अमेरिकन इंडियंस US की सबसे एजुकेटेड और वेल्दी एथनिक कम्युनिटी है, तो जाहिर है इंडियन लॉबी स्ट्रॉन्ग होगी ही। और जैसे जैसे ये लॉबी स्ट्रॉन्ग हुई वैसे वैसे US और भारत करीब आते गए। ऐसे ही एक और लॉबी है ज्यूइश लॉबी। अमेरिकन ज्यूज़ भी बहुत अमीर हैं और की पोजीशंस होल्ड करते हैं US में। तो देखिए, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो सकती है,
पर यूएस कभी नहीं। इसी तरह इंडियंस जहाँ जहाँ दुनिया में हैं वहाँ वहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि भारत के लिए फेवरेबल आउटकम मिल सके। यहाँ तक कि भारत में भी ऐसी लॉबीज़ होती हैं जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। यूएस में ट्रांसपेरेंसी के कारण दिख जाता है, बाकी जगह नहीं दिखता। अब ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और लॉबीज़ का उपयोग सिर्फ बायलैटरल मुद्दों पर ही नहीं होता। ऐसे लॉबीज़ को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे पुलवामा अटैक के बाद रेलेवेंट देशों और इंस्टीट्यूशंस ने भारत के सपोर्ट में ही बयान दिया था। सब एक सुर से बोल रहे थे, इंडिया रिटेन्स द राइट टू रेस्पॉन्ड। दुनिया भर में भारत की ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। और यूएस ने कैसे भारत के सपोर्ट में सीज़ फायर के अगेंस्ट वीटो किया था 71 की लड़ाई में, ये तो आपको पता होगा ही। इसी कारण तो बांग्लादेश बन सका। तो आज भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर इतनी बढ़ा ली है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर में से 3 तो भारत के फर्म स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, यूएस, रशिया और फ्रांस। यूके भी ऑल वेदर ना हो पर एलाइज ज़रूर है। बस चाइना ऐसा है जिससे भारत की नहीं बनती। और अब कोरोना वायरस के बाद तो कुछ देशों को छोड़ दीजिए तो किसी से नहीं बनती। बट ऑल इन ऑल भारत पूरी दुनिया में एक ग्रैंड डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर वाला एक देश बन के उभरा है। इवन यूएस की भी 2 देशों से नहीं बनती, रशिया और चाइना। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके रिलेशंस यूएस और रशिया दोनों के साथ पॉजिटिव हैं। दोनों भारत को अपना स्ट्रेटेजिक एलाय मानते हैं। इसके पीछे इंडियन डिप्लोमेट्स की इम्प्रेसिव मेहनत और देशभक्ति के साथ साथ इंडियन डीप स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी भी झलकती है। तो ये आज के लिए था। चलिए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके विचार में भारत का सबसे विश्वसनीय एवं रणनीतिक मित्र देश कौन है। इसमें यूएसए, रशिया, इजराइल आदि देशों का नाम बताना बिल्कुल सही है और उनके अपने अपने कारण भी हैं। रशिया से हमारे अधिकतर मिलिट्री इक्विपमेंट, नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट्स आदि आते हैं। महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें रशिया से ही मिले। साथ ही रशिया UNSC में भी हमेशा भारत का सपोर्टिव ही दिखा है। यूएस से हमारे रिश्ते नए भले ही हों, पर यूएन में यूएस जैसे देश का सपोर्ट मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वाड में यूएस के साथ नेवल अग्रीमेंट्स के अलावा अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, इंडिजिनस तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले GE F404 इंजन एट्सेट्रा से यूएस ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और इजराइल की बात की जाए तो डीप डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस टाइज के साथ सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के कारण दोनों देशों की आपस में अच्छी बनती है। वहाँ फ़िलिस्तीन, यहाँ कश्मीर। पर अगर विश्वास और रणनीति दोनों को देखा जाए तो तीनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। इजराइल और रशिया दोनों के चाइना से अच्छे संबंध हैं, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट के केस में दोनों न्यूट्रल ही दिखाई देंगे। और इजराइल पर कितना भी भरोसा कर लें, पर रिश्ते अभी नए हैं। अभी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने में समय लगेगा। और चूँकि अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ दिखा है इतिहास में, इसलिए इंडियन डीप स्टेट को इन पर भरोसा करने में अभी मुश्किल हो रही है। साथ ही अमेरिकन वेपन बड़े किंतु परंतु के साथ आते हैं। अब इन देशों के अलावा एक देश है जो छुप छुप के आज भारत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाय बन चुका है, फ्रांस। और ना, ये सिर्फ राफेल के कारण नहीं, पर राफेल एक पॉइंट ज़रूर है। अगर आप 1985 से देखें तो भारतीय वायुसेना का संकट मोचक मिराज 2000 फ्रांस से ही आया है। एविएशन सर्कल्स में ये कहा जाता है कि जब कोई और जवाब ना हो तो मिराज को यूज़ करें। इसके कनार्ड डेल्टा विंग्स और पावरफुल इंजन इसे ज़बरदस्त बैलेंस और मनोवरेबिलिटी देते हैं। और अब उसका साथ देने के लिए राफेल भी फ्रांस से ही आया है। तो आज भी ऐसे एयरक्राफ्ट जो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी अटैक कर सकें, वो दोनों फाइटर्स फ्रेंच हैं। अब ये जेनरिक नॉलेज है, न्यूज़ में आपने ये सब सुन ही लिया होगा। पर क्या आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का पहला प्रॉपर फाइटर जेट भी हमें फ्रांस से ही मिला था? डसॉल्ट ओरेगन 450 तूफानी, जो 1953 में ऑर्डर किया गया था। 1965 में पूरा और 1971 में MiG-21 के साथ फ्रंट लाइन पर दुश्मनों से लड़ने वाला डसॉल्ट मिस्टियर 4A मल्टी रोल फाइटर भी हमें डसॉल्ट से ही मिला था। इसके अलावा
ब्रेगवे BR-1050 एलिजे सेपिकेट जैगुआर भी हैं। भारत के DRDO ने फ्रेंच थेल्स के साथ मिलकर 3D MFCR यानी मल्टी फंक्शन कंट्रोल रेडार भी बनाया था। इंडियन नेवी की 16 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स में से 4 INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं जो भारत में बन रही हैं। इसमें और 2 INS बागीर और INS बागशीर अंडर डेवलपमेंट है। इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी आपस में इंडियन ओशन रीजन सिक्योर करने के लिए जॉइंट पेट्रोलिंग भी करती हैं। नेवल एक्सरसाइजेस में वरुणा और एयरफोर्स एक्सरसाइजेस में गरुड़ एक्सरसाइजेस भी होती हैं। ऑलमोस्ट $12 बिलियन का नॉन मिलिट्री ट्रेड है। UNSA में हमेशा भारत के सपोर्टिव रहे हैं और हिस्ट्री हमारी कर्नाटिक वॉर्स तक पीछे जाती है। इसको कमेमोरेट करने के लिए 2009 के बैस्टल डे परेड में भारत के 400 सैनिकों की कंटिंजेंट ने परेड का नेतृत्व किया, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ तक कि इसरो की सबसे हैवी सैटेलाइट GSAT-11 को लॉन्च भी फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने किया था, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी को अपनी सर्विसेज देती है। तो हाँ, मेरे हिसाब से फ्रांस हमारा सबसे विश्वसनीय और रणनीतिक मित्र देश है। और आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले ये रहा आज का सवाल। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टॉपिक डिमांड्स भी बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।